नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये आपके आगामी एग्जाम जैसे कि जीपीएससी के लिए है, पटवारी भर्ती के लिए है, छात्रावास अधीक्षक के लिए है, यानी कि छत्तीसगढ़ के वो सभी एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम के तहत होता है उन सभी के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो हम लोग लगभग 20 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से लगभग सभी प्रश्न कूट आधारित हैं। कूट आधारित या कथन है या सही जोड़ी सुमिलित कीजिए, इसी पर आधारित है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को अच्छे से समझना, एक बार या दो बार आप इसे जरूर देखना, क्योंकि इतिहास वाले प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना भी हम पढ़ लें लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भूल होता ही है। इसलिए एक बार हो सके तो और पढ़ना, यानी कि 2 बार जिसे जरूर देखना। पहला प्रश्न है, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, तब तक जो है आप अपने सबसे सही आंसर लगाने का प्रयास करें कि क्या हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क रहते हैं, उसे भी आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में लिखिए। अब देखो, हम सभी को पता है कि बस्तर में एक राजवंश हुए थे, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश में बहुत सारे राजा हुए थे, तो आपको सही क्रम में लिखना है कि कौन से क्रम में, जैसे कि पुरुषोत्तम देव है, भैरम देव है, प्रफुल्ल कुमारी है या रुद्र प्रताप देव है। क्या हो सकता है इसका आंसर? यहाँ पर जो दिया गया है उसमें 2, 1, 4, 3 है कि और जो बाकी दिया गया है उसमें से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर क्या जाएगा, देखो होता क्या है कि काकतीय वंश की जो शुरुआत है वहां अन्नम देव ने किया था। तो अन्नम देव के बाद जो दूसरा नंबर का राजा हुए थे वहां भैरव देव हुआ था। ठीक है, तो इसी क्रम में आ जाएगा, पहला नंबर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है पुरुषोत्तम देव आए थे, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद है रुद्र प्रताप देव आए थे, तो ये रहेगा, मतलब इसके बीच में और है राजा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से है, चौथा नंबर रहेगा। फिर आता है एक महिला जिसका नाम है प्रफुल्ल कुमारी देवी, तो ये भी रहेगा। इसके बाद जो आएगा वहां प्रवीण चंद्र भंजदेव है, वो सभी लास्ट में आता है। तो फिलहाल जो इसका आंसर जाएगा 2, 1, 4, 3 सही रहेगा, जो कि ए नंबर के हैं। दोस्तों, इसी तरीके से ना आपको क्रम को याद रखना है, खासकर से राजवंश का, क्योंकि काकतीय राजवंश है, मराठा कालीन है, कलचुरी है, ये 2, 3 या 3, 4 ऐसे राजवंश हुए थे जिसके राजाओं को याद करना है, वो भी क्रमशः। मैंने यहां पर लिखा है सबसे जो इंपॉर्टेंट है यही व्याख्या है, इसलिए कहना चाहता हूं कि एक ऐसा आप मत समझना कि सिर्फ ये 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न के साथ साथ लगभग 50 अतिरिक्त मैं आपको जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो पहला क्या है, सबसे पहले जो है बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा है? काकतीय वंश रहेगा, जिनका शासनकाल 1324 से लेकर 1961 तक चला है। 1961 तक, यानी कि इनके जो संस्थापक हुए या पहला राजा हम बोल सकते हैं वहां अन्नम देव हुए थे, और 1961 तक जो चला है, यानी कि अंतिम शासक हुए प्रवीण चंद्र भंजदेव। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इसी के नाम पर तीरंदाजी के लिए पुरस्कार दिया जाता है ना। अब देखो यहाँ पर क्रमशः जो राजा है उनको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अन्नम देव आया, फिर भैरव देव आया, फिर पुरुषोत्तम देव आया, फिर दलपत देव आया, अजमेर सिंह आया, दरिया देव है, रुद्र प्रताप देव है, प्रफुल्ल कुमारी देवी है, और अंतिम का है प्रवीर चंद्र भंजदेव, इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने संपूर्ण जानकारी यहां पर बता दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सुमिलित कीजिए। आपको सुमिलित करना है, एक तरफ है शासक है और एक तरफ है राजवंश है, तो राजवंश और शासक को आपको मिलाना है। तो क्या हो सकता है, मिलाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? वीडियो को पॉज करके देखो। सबसे पहला जो आएगा वहां कन्हड़ देव, तो कन्हड़ देव छिंदक नागवंश का शासक है। नागवंशी शासक 2 जगह हुए थे, एक तो कवर्धा का फणी नागवंश है और एक है बस्तर का छिंदक नागवंश है। तो कन्हड़ देव छिंदक नागवंशी शासक हुए थे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है स्कंद वर्मन, ये जो है नलवंशी शासक है। ठीक है, उसके बाद है
जयराज, तो जयराज जो कि सरबपुरी राजवंश के यहाँ शासक हुए थे। और एक आता है हर्षगुप्त जो कि पांडुवंशी शासक हुए थे। तो इस तरीके से आंसर क्या जाएगा, 4, 1, 2, 3 सही रहेगा, जो कि सी आंसर सही है। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीका से सीजीपीएससी के प्रश्न आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से देख लेना पैटर्न है, बस यही पद्धति में चलता है। यहां पर तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब जैसे कि 3 कथन दिया हुआ है, अब इसमें से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है सही कथन कौन सा है आपको छांटना है। जैसे कि पहला है, सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जैसे कि सातवाहन वंश हुए, उनका जो शासक हुए अंतिम में वहां छीन हो गए, यानी कि कमजोर हो गए। फिर इन्हीं का लाभ उठाते हुए वाकटक ने अपनी राजधानी बनाया, यानी कि इन्होंने ही राज्य स्थापित किया। ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, हम इसे टिक लगा लेते हैं कि ये सही है। उसके बाद दूसरा क्या है, वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ। तो ये भी बात सही है, ठीक है, प्रवरसेन हुआ। उसके बाद तीसरा, मतलब यहां पर हम सही लगाते हैं। तीसरा क्या आ गया, मेघदूतम ग्रंथ की रचना पृथ्वीसेन के शासन में हुआ था। तो ये बात जो है 100% गलत है। गलत कैसे है, देखो हम यहाँ पर गलत मान लेते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जो इसका आंसर 1 और 2 सही रहेगा, बी नंबर का। गलत कैसे है, क्योंकि मेघदूत की जो रचना है वहां वाकटक शासक कौन हुए थे, प्रवरसेन। प्रवरसेन के शासनकाल में हुआ था, और इन्हीं के राज्य में ही महाकवि कालिदास आए थे, जिन्होंने रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर जाकर मेघदूत की रचना किया था। और रामगढ़ की जो पहाड़ी है उसे स्वर्ग का द्वार भी कहा था। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगला है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम लगाइए, यानी कि जैसे जैसे घटनाएं हुए हैं आपको उसी क्रम में लगाना है। जैसे कि रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण है, इस राज्य पर मराठा आक्रमण हुआ था, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन। तो प्रश्न को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो है मराठा काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो जब मराठा काल से संबंधित प्रश्न पूछा है तो इसका मतलब दूसरा जो ऑप्शन है वह पहले क्रम का रहेगा, क्योंकि इस राज्य में मराठा आक्रमण हुआ था। ये कब की बात है, 1741 की बात है, ठीक है। तो इसलिए पहला जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 2 नंबर रहेगा। उसके बाद है, इनका जो शासन चला बीच में क्या आया, सूबा व्यवस्था आया, तो सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। तो ये आ गया तीसरा नंबर का। फिर रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतर, यानी कि ये कब की बात है, जब 1818 में मराठों के पास क्या नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। तो कुछ समय के लिए टेम्पररी अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया, ठीक है, मतलब ये जो है औपचारिकता निभाए थे। तो इसी दरमियान जो है एक कैप्टन एगन्यू हुए थे, जिन्होंने रतनपुर से राजधानी को रायपुर लाया था। तो 1 नंबर यहां पर हो गया। उसके बाद चौथा है, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो इस क्रम में रहेगा 4 नंबर का। 2, 3, 1, 4 सही रहेगा, जो कि कहां पर है, सी में रहेगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर रहेगा। आइए इनका डिटेल को देखते हैं। यहाँ पर राज्य पर जो मराठा आक्रमण हुआ था ये 1741 में हुआ था। रघुजी भोसले के सेनापति हुए थे भास्कर पंत, इन्होंने ही रतनपुर पर आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बताया था वहां सूबेदारी व्यवस्था, तो सूबेदारी व्यवस्था जो है 1788 से 1818 तक चला है। यहां पर हो गया, क्योंकि 1818 से 1830 तक से जो है क्या चला है, अप्रत्यक्ष मराठा शासन चला है। उसके बाद तीसरा बताया था, रतनपुर से रायपुर राजधानी का जो ट्रांसफर किया था 1818 में कैप्टन एगन्यू, क्योंकि जब 1818 बना था तो पहला कौन है, कैप्टन एडमंड हुए थे। उसके जस्ट बाद जो है एगन्यू हुए थे, जिन्होंने ही रतनपुर से रायपुर को ट्रांसफर किया राजधानी को। फिर आता है सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि 1831 में हुआ है। दोस्तों ये जो 1831 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है ना, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। देश की अगर बात किया जाए तो फिर ये कब की बात है, 1828 में राजा राम मोहन ने एक समाज की स्थापना किया। उसके बाद जो है 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर इनका विरोध किया था, यानी कि इनको जो है बंद कराया था।
तो आपको इस तरीके से याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर देखना, दो कथन दिए हैं, आपको सही लगाना है कौन सा हो सकता है। पहला क्या है, छत्तीसगढ़ में, पहला कथन है छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिरपुर जो है बौद्ध स्थल है, जैनियों के लिए स्थल है, हिंदुओं के लिए स्थल है, तो आपको ये सही लगाना है। दूसरा, रामझरना बस्तर में स्थित है, तो गलत है, क्योंकि रामझरना बस्तर में स्थित नहीं है, बल्कि रामझरना रायगढ़ जिले में स्थित है और ये प्राकृतिक महत्व का स्थल है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कथन एक सही है तथा कथन दो गलत है, तो ए आंसर सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न को ना आप आराम से पढ़ना, तभी जाके सही आंसर लगता है। छठवां प्रश्न है, मारन-जमुर शिलालेख किस शासक का है। क्या बोला गया है, मारन-जमुर शिलालेख किस शासक का है। ययाति शिवगुप्त का है कि महाभवगुप्त चतुर्थ का है कि जन्मेजय का है कि इंद्ररथ का है। दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वहां ययाति शिवगुप्त का रहेगा। क्या है, मारंजमुर शिलालेख ययाति शिवगुप्त का शिलालेख है, इन्होंने ही बनवाया था। ये जो है कलिंग का सोमवंश है, दो सोमवंश हुए थे, एक तो कलिंग का सोमवंश है और एक कांकेर का सोमवंश है। तो कलिंग के सोमवंशी शासक है ययाति शिवगुप्त, जिनका शासनकाल है, यानी कि ये जो कलिंग का शासनकाल है, कलिंग में जो सोमवंशी शासनकाल है इनका 9वीं से 11वीं सदी तक चला है। और मारंजमुर शिलालेख सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त प्रथम ययाति का है। सातवां प्रश्न है, बस्तर के काकतीय वंश के शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। अब आपको सही क्रम देखना है। बताया था आपको पुनः बस्तर में जो शासक हुए थे। दोस्तों इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें काकतीय वंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश हुए थे बस्तर में। तो सभी का जो क्रम है मैंने बता दिया था कि पहले अन्नमदेव हुए और अंतिम का जो शासक हुए वहां प्रवीण चंद्र भंजदेव हुए थे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर लगाना है, जैसे कि अन्नमदेव पहला आ गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बताया था भैरव देव, भैरव देव के बाद जो है पुरुषोत्तम देव, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम देव है, तो तीसरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इसे सुधार लेना। फिर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अजमेर सिंह देव रहेगा, जो कि दूसरा आंसर रहेगा। फिर चौथा रुद्र प्रताप देव। इस प्रकार से 1 3 2 4 जो कि बी आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं अन्नम देव का जो शासनकाल चला है वहां 1324 से लेकर 1369 तक चला है। ठीक है, उसके बाद जो पुरुषोत्तम देव का शासनकाल चला है वहां 1468 से लेकर 1534 तक चला है। अजमेर सिंह का जो शासनकाल है 1774 से 77 के मध्य चले हैं। और उसके बाद है रुद्र प्रताप देव जो कि 1891 से 1921 तक चला है। तो इस क्रम में आपको रखना है याद, और खासकर से आप इनका समय को याद रखोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला है, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है, जैसे कि आरंग, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर। तो राजा मोरध्वज हुए थे, इनका जो संबंध है छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों से ज्यादातर संबंध होता है, यानी कि साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है। तो कौन कौन से हैं, एक तो है आरंग है और दूसरा है रतनपुर, यानी कि 1 और 2, 1 और 3 सही रहेगा सी नंबर का। मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की जो राजधानी है वहां मणिपुर यानी कि वर्तमान के रतनपुर से किया जाता है, और एक है आरंग हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से है राजा मोरध्वज का संबंध। 9वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है आपको, पुनः यहाँ पर आ गया, एक तरफ है राजवंश है और एक तरफ है उनके शासक हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सम्मिलित कीजिए, कथन को क्या करना है, कूट करना है, और जो है अलग अलग जो रहते हैं ना उस सभी इसी तरीके से प्रश्न हैं। तो राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश है, नलवंश है, सरबपुरी वंश है, पांडुवंश है। क्या हो सकता है बताओ इसका आंसर, क्या जाएगा इसका आंसर। सबसे पहला जो है राष्ट्रीय तुल्य कुल के शासक हुए थे भीमसेन प्रथम हुए थे। दूसरा आ जाएगा नलवंशी शासक, तो नलवंशी जो शासक हुए थे वहां स्कंद वर्मा रहेगा। फिर आते हैं सरबपुरी वंश के, तो सरबपुरी वंश के आ जाएगा जयराज हुए थे। उसके बाद है पांडुवंश, तो पांडुवंश के शासक हुए थे नन्नराज द्वितीय। तो इस प्रकार से है क्या जाएगा 3 2 1 4 जो कि बी आंसर सही रहेगा। अगला है
किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? बताओ क्या हो सकता है? महाभव। महाभव आंसर सही रहेगा। जितने भी सोमवंशी शासक हुए थे उनमें से एक शासक है जिसका नाम है महाभव। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और ये सोमवंशी शासक कौन से है? कलिंग वाले सोमवंशी शासक हुए थे। 11वां नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन पढ़िए। तो 3 कथन है, पहले पढ़ना है, फिर इसमें से सही कौन सा है इसे चयन करना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किनकी है? हरिसेन की है। ठीक है, तो मतलब ये हरिसेन की रचना है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? कोसल कहा गया है। उसके बाद है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था, तो ये भी बात सही है। तीसरा क्या है? उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, तो ये जो बात है गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ विजय के दरमियान यानी कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने के लिए वहां गए थे। तो जितने भी रास्ते में राज्य पड़े छोटे छोटे, उनके राजाओं को इन्होंने पराजित किया, और पराजित करने के बाद ऐसा नहीं कि उन पर शासन किया था, उनको पुनः वापस लौटा दिया उनके साम्राज्य को। तो इसलिए 1 और 2 सही रहेगा, बी आंसर। अगला है, कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए। पुनः यहां पर आ गया, तो क्या है, क्या हो सकता है इसका आंसर? जैसे कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था, तो आंसर क्या जाएगा? सही रहेगा, क्योंकि बताया था ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले है। उसके बाद आ जाएगा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारे गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बात सही है। उसके बाद अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इनकी पुष्टि होती है, तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि अशोक के जो कलिंग अभिलेख है इससे जो है पुष्टि नहीं होता कि उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य था, तो ये गलत आ जाएगा। तो 1 और 2 सही रहेगा, जो कि बी आंसर सही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेगरा और जोगीमारा गुफा को मौर्यकालीन माना जाता है। जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुआ है, जिससे देवदासी सुतनुका तथा देवदत्त के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। इस लेख की भाषा पाली तथा लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्न किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासटा से विवाह किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो पांडु वंश से संबंधित है। तो पांडु वंश के कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने मौखरी की राजकुमारी वासटा, जिनका नाम क्या है, वासटा से विवाह किया था? ये रहेगा हर्षगुप्त रहेगा। दोस्तों, हर्षगुप्त जिन्होंने वासटा से शादी किया, और इन दोनों से मिलकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन है। बालार्जुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण थे। अब हुआ क्या था, बच्चे जब बड़े हुए तो इनके पिता यानी कि हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई। तो हर्षगुप्त की मृत्यु होने के बाद जो है वासटा ने उनकी याद में सिरपुर में भव्य एक जो लक्ष्मण मंदिर है, अभी वर्तमान में है, उनका निर्माण किया था। किसने? पांडुवंशी जो शासक हुए थे उनकी पत्नी। और उस समय शासक कौन बने थे? महाश्रीगुप्त बालार्जुन बने थे। अगला है, निम्न कथनों को पढ़िए। अब आपको कथन को पढ़ना है, क्या सही हो सकता है। तो पहला क्या है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया। गलत, क्योंकि अभी बताया था पांडुवंशी शासकों ने बनाया था। दूसरा है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राचीन काल में बस्तर को अनेक नामों से, जैसे कि दंडकारण्य है, चक्रकोट है, भ्रमरकोट है, महाकांतर आदि नामों से जाना जाता था। उसके बाद सा क्या है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंशी से संबंधित है। तो ये भी सही बात है। भोरमदेव यानी कि कवर्धा क्षेत्र का जो है, यह 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी शासक कौन हुए थे? गोपाल देव। इन्होंने जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से ब और सा आंसर सही रहेगा, जो कि सी में है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? अब आपको कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है इसे देखना है। क्या आ जाएगा?
सबसे पहले सरगुजा जो कि रक्सेल चौहान वंश वहां पर हुए थे, ये बात जो है सही है। ठीक है। उसके बाद बस्तर में काकती वंश हुए थे, ये भी बात सही है। कवर्धा में राजगौड़ वंश यानी कि गोड़ राजाओं का हुआ था, ये भी बात सही है। राजनांदगांव कुशवाहा वंश, ये जो है गलत बात है। ठीक है। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है कि जोड़ी सुमिलित नहीं है, तो डी आंसर सही रहेगा, जिनका जोड़ी सुमिलित नहीं है। बाकी तीनों का आंसर सही रहेगा। तो राजनांदगांव की बात करें तो फिर यहाँ पर बैरागी वंश हुए थे, जिनके शासक ने यहाँ पर शासन किया था। 16 नंबर का प्रश्न है, बस्तर जिले में शासन था, यानी कि बस्तर जिले में कौन सा राजवंश के शासन था, आपको बताना है। यहाँ पर जिस सरबपुरी वंश है, बान वंश है, छिंदक नाग वंश है, इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर में अनेक राजवंश ने शासन किया समय समय पर। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक जो ऑप्शन का चयन करना है, तो छिंदक नागवंश, क्योंकि नागवंश 2 हुए थे बताया था। कवर्धा का फणी नागवंश है, बस्तर का छिंदक। बस्तर में कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले गुप्त वंश हुए थे, जिनकी जानकारी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। उसके बाद नल वंश हुए थे, छिंदक नागवंश हुए थे, काकती नागवंश हुए थे, तो ये हुए थे। और छोटा छोटा और राजवंश वहां पर हुए थे। अगला है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था में। तो जब मराठा काल चल रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ की जो पंचायत व्यवस्था था उसके बारे में बताना है कि पहला एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। तो ये जो बात है बिल्कुल सही है क्योंकि एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था कहीं न कहीं विभाग में। दूसरा है पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। ये कब की बात है? जब पंचायत में फैसला नहीं होता था तब की बात है। तो दोनों कथन सही रहेगा। ठीक है, आप इसे याद रखना है। अगला है मराठा सूबेदारों के नाम कालानुक्रम सजाइए। अब जो मराठा सूबेदार हुए थे उनके नाम को कालानुक्रम में सजाना है। जैसे कि केशव गोविंद है, यादव राव दिवाकर है, विट्ठल दिनकर है, बीकाजी गोपाल है। दोस्तों मैंने बताया था मराठा काल में सूबा प्रशासन हुए थे, है ना, परगना के बाद सूबा प्रशासन। तो उनमें अनेक सूबेदार नियुक्त हुए थे। तो उन्हीं जो सूबेदार हुए थे उनके क्रम को सजाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विट्ठल राव दिनकर रहेगा। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पर, विट्ठल राव दिनकर आ जाएगा 3। उसके बाद जो है केशव गोविंद रहेगा, 1 आ गया। फिर आएगा बीकाजी गोपाल। ठीक है, बीकाजी गोपाल चौथा नंबर का रहेगा। उसके बाद जो है यादव राव दिवाकर, तो दूसरा रहेगा। तो 3 1 4 2 सही रहेगा, जो कि सी में सही है। देखिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है सूबा शासन की अवधि जो है मराठा शासन काल के दौरान 1788 से 1818 तक चला है। सूबा शासन के जो सूत्रधार हुए थे वहां वेंकोजी भोसले हुए थे। अब देखना आप जो है सूबा शासन को, सबसे पहले जो सूबेदार हुए थे वहां महिपत राव दिनकर हुए थे। ठीक है, दूसरे जो सूबेदार हुए थे विट्ठल राव दिनकर, जिनका शासनकाल 1790 से 1796 तक चला है। फिर आते हैं भवानी कालू तीसरा नंबर। उसके बाद है केशव गोविंद, जिनका शासन चला है 1797 से 1808 तक चला है। फिर आता है बिंकोजी पिंडरी। उसके बाद है बीकाजी गोपाल, जो कि 1809 से 1817 तक चला है। सखाराम हरिराम और सीताराम टांडिया, ये भी हुए थे। फिर अंतिम में है यादव राव दिवाकर, जो कि 1817 से 1818 तक चला है। तो आपको ना इस समय को भी याद रखना है, कब से कब इनका शासन चला है। 19वें नंबर का प्रश्न आपको देखना है कि बिंबा जी के संदर्भ में निम्न में से सही उत्तर को चुनना है। क्या है? पहला, बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था। दूसरा है, बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की। तो ऑप्शन यहां पर है 1 और 2 दोनों सही हैं, सिर्फ 1 गलत है, सिर्फ 2 गलत है, या दोनों गलत है। क्या हो सकता है इसका आंसर? सी नंबर का सिर्फ 2 गलत हो सकते हैं। इसका मतलब एक जो ऑप्शन है वहां, पहला जो ऑप्शन है वहां सही है कि बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त जितने भी भू राजस्व होते थे उसके कोई भी हिस्से या कोई भी अंश को नागपुर नहीं भेजता था, क्योंकि नागपुर इनका केंद्र था। तो फिलहाल के रूप में इसका जो सही उत्तर को चुनना है तो सी आंसर सही रहेगा, गलत।
लेकिन अगर प्रश्न ऐसे रहता कि एक सही है दो गलत है तो ये भी बात सही रहता, लेकिन प्रश्न घुमा दिया है। दोस्तों अब जो है 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? तो कौन से ऐसे राजा हुए जिनके शासनकाल में जो टाउन प्लानिंग के अंतर्गत जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया गया? ऑप्शन है अजमेर सिंह हैं, रुद्र प्रताप देव हैं, प्रवीण चंद्र भंजदेव है या महिपाल देव हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।